सबसे पहले तो IMF की जानिब से जो नई शराइत पेश की गई हैं, मजीद मुआशी लिहाज से ये क्या मुश्किलात पैदा करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो हर मुल्क को ये सोचनी चाहिए कि वो 24 बार IMF के दर पे जो ICU का डॉक्टर है क्यों गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले लेट्स लुक एट आवरसेल्व्स एंड देन डिसाइड कि IMF तो नहीं आता पाकिस्तान, आप उसको जी। खुद कहते हैं कि आइए हमारा इलाज कीजिए। वो ICU का डॉक्टर है। 24 बार 78 साल में जो मुल्क ICU के डॉक्टर के पास गया हो, उसको पहले ये देखना चाहिए कि व्हाट हैव वी डन रॉन्ग। जहां तक नई शराइत का ताल्लुक है, ये मेरे सामने खुली हुई है। वो यही कह रहे हैं कि बजट हमसे बातचीत करके प्रॉपरली अप्रूव कराएं। वो कह रहे हैं कि नैब की ऑटोनॉमी बढ़ाएं, नोटिफिकेशन गैस का, बिजली का, पावर का। मुझे ये आप बताइए कि ये जो सेमी एनुअल एडजस्टमेंट्स हैं जो हमने खुद कायम करेंगे, हमें खुद ही कर लेनी चाहिए, हमें कोई बाहर से आकर बताएगा। इसी तरह जो अमेंडमेंट्स हैं SEC यानी एक्ट की, वो भी अगर हमने बात की है उनसे, STZA की भी बात की है, तो उसको कर लेना चाहिए। और पाकिस्तान की एक रेगुलेटरी रजिस्ट्री बनाएंगे। इन सब चीज़ों का क्या मतलब है? चूंकि आपके पॉलिसी साजी में, आपकी बजटिंग में, आपकी गवर्नेंस में सुखम है और आप एक डॉक्टर के पास गए हैं कि वो इसको रिपेयर करे। वो डॉक्टर ऐसा ही है कि पहले उसने 44 आपको स्ट्रक्चरल कंडीशनैलिटीज दी कि आप इनसे स्टेबिलिटी आ गई। अब आप खुद कहते हैं कि मुल्क में बड़ी मैक्रो स्टेबिलिटी है। ये IMF के इंगेजमेंट का महवर है कि आप मुल्क में एक मैक्रो स्टेबिलिटी देख रहे हैं। अब उस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जो है वो, जैसे आपने कहा, एक मालियाती निज़ाम को बेहतर करना, जिसका मतलब है खर्चे कुछ कम करें, कुछ टैक्सेस का निफाज जो कि बहुत हैवी पड़ा है पाकिस्तान पे, बिजली के निर्खों में रद्दोबदल, गैस के निर्खों में रद्दोबदल, जी जी। और कुछ स्ट्रक्चरल इस्लाहात के प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़े। यही है ना ओवरऑल प्रोग्राम। रिजर्व्स का बिल्डअप करें, जो मराद आपने कैप्टिव से को गैस देकर दी हुई है पावर सिस्टम में, उससे निकल जाएं। मैं एक ओवरऑल बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सिस्टम कैसे है। एक्सचेंज रेट की फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। देखिए, असल बात यह है कि IMF आपको एक वक्त और स्पेस दे देता है एक एंगेजमेंट से। अगर आप अपने बेसिक स्ट्रक्चर्स को ठीक नहीं करेंगे, एनर्जी के निज़ाम को, बिल्कुल। जिस तरह हम कमाई करते हैं, बहुत ज्यादा बोझ मैन्युफैक्चरिंग पे, फॉर्मल सेक्टर पे, इनकम टैक्स वालों पे डालते हैं, जब तक इन स्ट्रक्चर्स की पूरी तरह से इस्लाह नहीं करेंगे तो मुल्क जो है बार बार एक चैलेंज में आता है और हमें IMF के पास जाना पड़ता है। अच्छा, तो यानी पाकिस्तान फाकान साहब, अगर बेसिक स्ट्रक्चर हमारा ठीक ही नहीं हो पा रहा है और IMF बार बार उन्हीं मसाइल को पॉइंट आउट कर रहा है कि इन मसाइल पर पहले काबू पाएं, उसके बाद जो भी मामलात हैं वो आगे बढ़ेंगे, तो असल में फिर खराबी कहाँ पर है? क्या हमारे सिस्टम में ही, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, हमारे सिस्टम में ही वो खराबी इतनी गहरी है कि हम उसको ठीक ही नहीं कर पा रहे और IMF की जो शराइत है वो मजीद हर बार नए सिरे से सामने आती हैं? IMF की हद तक इस प्रोग्राम को ओन करें, अपनी मॉडलिंग करें, उनको उनके सामने रखें कि ये कंडीशनैलिटीज होनी चाहिए और उनसे निगोशिएट करें। पहली चीज ये है, जी। IMF इज अ मैटर ऑफ गुड निगोशिएशन। कोई भी मल्टीलैटरल एंगेजमेंट, ट्रेड एंगेजमेंट, ये सब मांगती हैं एक वेरी स्ट्रांग टीम। देखिए, एक केपेबल गवर्नमेंट और वर्केबल मार्केट्स के, मार्केट्स का निजाम चल रहा हो, और केपेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। पाकिस्तान एक ऐसे एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर में फंस गया है जो जनरलिस्ट्स पे मुहित है, और वो ये सारे मसाइल का उस तरह से हल बता नहीं पा रहे या कर नहीं पा रहे, और उसको जिसे कहते हैं ना आखिरी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। इसको करने का तो सिर्फ यही तरीका है कि इस सिस्टम को में एक जो बहुत बड़ी तब्दीली मांगता है वो यही है कि किसी तरह कैपेबिलिटी बिल्ड की जाए स्टेट को परफॉर्म करने की। टैलेंट, मेरिट, रूल्स ऑफ बिजनेस को ठीक करना, ये सारी वो चीजें हैं जो पाकिस्तान को करनी है। जो जिस तरह से हम इस वक्त फंस गए हैं, हमें सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा। एनर्जी मिनिस्ट्री होनी चाहिए जो बहुत प्रोफेशनल हो, फाइनेंस भी ऐसा ही एरिया है। ये चीजें जनरलिस्ट स्ट्रक्चर में हमने सुखम इतने देखे हैं अपनी पॉलिसी साजी में। मसलन कौन कह सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग पे 54% टैक्स है वो ठीक है? कौन कह सकता है कि पर्सनल इनकम टैक्स की शरह इतनी बड़ी हुई है ये ठीक है? इसी तरह एक्सपेंडिचर के बहुत से खर्चे ऐसे हैं जो फवाद को नहीं करने चाहिए। इनकम सपोर्ट उसका काम नहीं है, जो हमारे 17 सब्जेक्ट वफाक के नहीं है उसको नहीं करने चाहिए। ये दे ऑल नीड रियल रियल गुड प्रोफेशनल इनपुट। मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान का एक कैपेबिलिटी चैलेंज है, हम उसको मीट नहीं कर पा रहे, और हम मार्केट्स को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, मैनेज नहीं कर रहे और उनको चलने नहीं दे रहे। बिजली की मार्केट है नहीं, गैस की मार्केट है नहीं, स्टेट का कंट्रोल है।
अब इन चीजों से बाहर निकलना भी मुश्किल नहीं है। अगर पाकिस्तान 3 से 5 साल में ये हार्ड कॉल्स करता है, जो मैं हमेशा जिसकी निशानदेही करता हूं, तो पाकिस्तान की मार्केट्स भी और स्टेट कैपेबिलिटी भी एक फर्क लगना शुरू हो जाएगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स की एडवाइस पर जहां पे आज खड़े हैं, ऐसे ही सिस्टम चलता रहेगा। अच्छा खाकान साहब, जो $7 अरब प्रोग्राम के लिए 11 नई शराइत का बार बार जिक्र भी हो रहा है, इसके बाद तो अब मजमूई शराइत 50 हो गई हैं। क्या ये 50 शराइत वही हैं जो मुख्तलिफ सूरतों में सामने आ रही हैं जो पहले शराइत थी और उसके बाद अब नई शराइत ऐड हो गई हैं, या इनमें कुछ तब्दीली भी हुई है? और ऐसा क्या मसला है जो कि IMF को लग रहा है कि पाकिस्तान वो मसला हल नहीं कर पा रहा? देखिए, IMF तो आपको 3 साल में एक स्टेबिलिटी दे सकता है, जिसका मतलब ये है कि आपके खसारे कुछ हद तक कम हो जाएं, बिजली के भी, गैस के भी, पेट्रोलियम के भी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पेट्रोलियम की मार्केट को डीरेगुलेट करना है, वो आपका काम है, आपको एक वक्त मिला है, उसको कर लीजिए। बिल्कुल। इसी तरह मालियाती खसारे को कम करने के लिए एक हाई बाउट ऑफ टैक्सेशन करनी पड़ी, पर अंडरलाइंग टैक्स के स्ट्रक्चर को तब्दील करना आपका काम है, वो कर लीजिए। मैं ये मिसाल इसलिए देता हूं कि आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो जो आपने इस्लाहात सिस्टम में करनी है, वो जरूर कर लीजिए। बिल्कुल। अब ये करने के लिए आपको अपनी एक कैपेबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। IMF तो आपको स्टेबलाइज करा सकता है, वो ICU का डॉक्टर है, उसने ICU से उठा के आपको ऑपरेशन थिएटर की टेबल पे ले आए हैं। इसका मतलब है कि द पेशेंट इज नाउ ऑपरेबल, यानी कि आप उस पर ऑपरेट कर सकते हैं। आपको एक वक्त है, स्पेस है, उन स्ट्रक्चर्स को तब्दील करने के लिए जो बिजली के निज़ाम में खातिर खा तब्दीली लाएं। पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट के निज़ाम को तब्दील करना, डीरेगुलेट करना, प्राइवेटाइज करना, लिबरलाइज करना, ये सारे काम करें। अब ये काम तो सारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने करने हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स इस सिस्टम का पार्ट नहीं है, बिकॉज सिस्टम ऐसा है। अब इस में वी आर स्टक इन अ सेंस। देखिए, पाकिस्तान के ये जितने भी मसाइल हैं, ये बहुत से लोगों को समझ है, बट वो लोग जो हैं, या तो एक ऐसा सादा पर्चा लिखें कि एक्सपोर्ट ग्रोथ आखिर कैसे होगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क्स क्या होंगे, वो अदारे कौन से हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और इन दी एंड हु आर द पीपल हु आर गोइंग टू बी एट द हेल्प। अगर आप जनरलिस्ट स्ट्रक्चर में इस सिस्टम को चलाते रहेंगे तो जैसा सिस्टम चल रहा है वो वैसे ही चलेगा। अच्छा खाकान साहब, IMF की जो सख्त शराइत हैं, वजारत ख़जाना की साथ इन जो नाकिस पॉलिसी हैं, इसमें मुल्क में कारोबार और सरमायाकारी में भी हमने देखा है कि काफ़ी नुकसान हुआ है। सरमायाकार अब उस तरह नहीं आ रहे हैं पाकिस्तान में जिस तरह हुकूमत पहले कोशिशें करती रही, जबकि इस्टेब्लिशमेंट की भी इस हवाले से हमने काफ़ी कोशिशें भी देखी सरमायाकारों को पाकिस्तान में लाने की। लेकिन अब जो शरह सूद में इजाफा हुआ है, इससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कितनी मुश्किलात होंगी, और जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए कितनी मुश्किलात होंगी? देखिए ना, सबसे पहले तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो इस वक्त लोग कारोबार कर रहे हैं, उनको जो मुश्किलात हैं, यानी कि रेगुलेटरी मुश्किलात हैं, फाइनेंस यानी कि पैसे लेने की मुश्किलात हैं, टैक्सेस के निज़ाम की मुश्किलात हैं, ये 3 चीज़ें ही पहले तो उनकी हल करें। दैट वुड बी माय फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस। फिर सेकंड ये है कि वो लोग जाकर बाहर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें और लोगों को बताएं कि यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है और एनर्जी एफिशिएंसी भी है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम है दूसरे ममालिक से। हम ऐसी जगह पर हैं कि हम वेस्ट में कार कंट्रीज ईरान से ट्रेड कर सकते हैं, हम फूड बास्केट बन सकते हैं। वो जाके पाकिस्तान की तर्जुमानी करें। पाकिस्तान की हद तक ये बैंकेबल प्रोजेक्ट्स बाहर जाकर बेचना, मेरा नहीं ख्याल कि दिस इज द राइट वे टू डू इट। अब ये इस्लाहात का इतना बड़ा एजेंडा पाकिस्तान में चलाना अभी तक तो हम नहीं चला पाए। आई एम रियली होपिंग कि अथॉरिटीज इस तरफ काम कर रही हैं और इस तरफ आगे बढ़ेंगी। जी। अच्छा, एक और भी मसला जो है पेट्रोलियम की कीमतों में जो मुसलसल इजाफा हो रहा है। अभी मैं खबर भी पढ़ रही थी कि इंडिया में 4 साल के बाद पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ है, जबकि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि हर हफ्ते पेट्रोलियम की कीमतों में रद्दोबदल होता है, या ऊपर चली जाती है या कुछ माइनर सी तब्दीली से नीचे आ जाती है। क्या ये भी अब IMF की शराइत की वजह से ही ये तब्दीलियां हो रही हैं, और अगर इसी तरह IMF का दबाव रहा तो क्या हम मजीद रुपया हम कहें कि डी वैल्यू होगा और पेट्रोलियम की कीमतें मजीद ऊपर जाएंगी? देखिए, पेट्रोलियम में ना इस वक्त एक पेट्रोलियम लेवी है, वो 107 रुपए के करीब है मेरा ख्याल है इस पे, पेट्रोल पे, और टोटल मिला के 160 है दोनों प्रोडक्ट्स पे। सो अगर तो आप इसको इस तरह सोचें कि एक तो ये चीज़ है, सो वो एक मैटर करती है पेट्रोलियम की प्राइस की डिटर्मिनेशन में।
ग्लोबली कीमतें बढ़ी हैं, इसमें कोई दो आरा नहीं है। $65 का ब्रेंट जो है वो $160 का हो गया, वो पास थ्रू हो रहा है। एक्सचेंज रेट चूंकि स्टेबल है तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा। आईएमएफ से 1468 अरब रुपए की एक पेट्रोलियम लेवी की मद में कमाई हमने वादा वहीद किया हुआ है। सो दैट विल बी adhered टू। सो इस पूरे उसमें यही था कि हम उनसे दोबारा गुफ्तगू करते कि इस 1468 में ये हो ही जाएगा तो 160 रुपए जो पेट्रोल और डीजल पर है, इसमें कुछ कमी बेशी कर दें ताकि इतना पास थ्रू ना हो। अब ये तो डिपेंड करता है कि वॉर कैसी चलती है। अगर मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट फिर तस्वीर की तरफ जाता है, चीजें बेहतर होती हैं, तो क्रूड की कीमत नीचे आ जाएगी, डीजल की कीमत नीचे आ जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में। हम तो इंटरनेशनली खरीदते हैं जी इसको। जी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर द प्राइस विल इंक्रीज और जो भी इंटरनेशनल प्राइस पास थ्रू है वो करना पड़ेगा। अगले साल तो हमने कहा है ये जो 1468 अरब है पेट्रोलियम लेवी का, ये 1727 अरब कलेक्ट करना है। सो वी इवन हैव टू कलेक्ट मोर। सो रियली माय होप इज कि वॉर सबसाइड कर जाए, कीमतें नीचे आ जाएं, ताकि अगर प्राइसेस बढ़ानी पड़े इन टर्म्स ऑफ लेवी तो हम पे बोझ जो है वो पाकिस्तान पे ना आए। और ये आईएमएफ से बात इसलिए भी करनी चाहिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पिक्यूलियर है। इस वक्त हार्वेस्टिंग सीजन में जा रहे हैं, एग्रीकल्चर में, उसमें आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी डीजल की। सो जो हाइटेंड कीमतें हैं वो जी। पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, इन्फ्लेशनरी है। अच्छा खाकान साहब, अभी बजट भी आने वाला है और उसकी भी जाहिर सी बात है तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो अब ये कितना मुतासिर हो सकता है बजट इन शराइत की वजह से भी, और अब आने वाले दिनों में जिस तरह ये जंग की वजह से भी हालात अभी स्टेबल नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ मामला जाएगा, बजट कितना मुतासिर होगा इन तमाम तर सूरत हाल की वजह से? देखिए, बजट पाकिस्तान को खुद अपना बनाना चाहिए, उसके बाद आईएमएफ से निगोशिएट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, सवाल सही होने चाहिए, टैक्स टू जीडीपी से निकलकर इस सोच का बजट होना चाहिए कि वो मुल्क की कौमी तरक्की, मुल्क की आसानी पैदा करने, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टैक्सेशन की इक्विटी क्रिएट करने, फेयरनेस क्रिएट करने, आसानी, फिलिंग ऑफ फॉर्म, फॉर्मल सेक्टर को टैक्स कम करना ताकि इनफॉर्मल सेक्टर वापस आए, इन सब चीजों पे मुहित एक बजट बनाना चाहिए। इफ वी कैन डू दैट तो आईएमएफ भी कन्विंस हो जाएगा। एक्सपेंडिचर साइड की भी मैनेजमेंट जो है वो वहां पे दिखाई देनी चाहिए कि हम एक्सपेंडिचर्स को कैसे बतदरीज अदारों को बंद करके, वफाक से निकाल कर, प्राइवेटाइज करके, नीचे प्रोविंसेस को डिवॉल्व करके कैसे हम इस चीज को ठीक करें। देयर इज अ बिग टास्क। आई एम रियली होप कि जून में जब बजट आए तो हम ये सारी चीजें उसमें देख सकें। अच्छा, जो अभी हुकूमत ने आईएमएफ से आखिरी किस्त ली थी उसके बाद ये कहा था कि ये आखिरी आईएमएफ के साथ हमारी डील होगी, इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आईएमएफ की तरफ ना जाएं, लेकिन अभी जो हालात एकदम से जंग की वजह से भी खित्ते के हुए हैं, आपको लगता है कि अब दोबारा नहीं जाना पड़ेगा आईएमएफ के पास हमें? ये तो डिपेंड करता है, अक्टूबर 2027 में प्रोग्राम खत्म हो रहा होगा। अगर तो हमने इस्लाहात का अमल किया, अपना ट्रेड गैप कम किया, अपने खसारे कम किए, अपने कुछ स्ट्रक्चर्स में तब्दीली दिखाई दी, तो आप ऐसा कर सकते हैं। वरना ये जो $25 अरब का ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड है, ये शायद ऑन आवर ओन करना मुश्किल नहीं होगी। इट इज पॉसिबल, बट लेट्स सी, अगर हम ये इस्लाहात करेंगे तो तभी हम ये कह सकेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर दोबारा आई थिंक अगले प्रोग्राम में जाना पड़ेगा।